हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मध्यकालीन इतिहास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में जितने भी वंश हैं उन सभी वंश के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आज पार्ट 1 में हम संगम वंश और सालुब वंश यानी दो वंशों को कवर करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन के साथ सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास कैसा रहा, इसकी उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसी। तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक रहा, लगभग 310 वर्षों तक शासन किया। और जिस समय दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। वास्तव में इसका जो नाम था वो कर्नाटक साम्राज्य था और इसकी नींव, इसकी स्थापना करने वाले दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। और इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली भी इस समय क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे भारत पर अपने पैर फैला रहे थे, है ना। अब लगभग 100-200 वर्ष के उत्कर्ष के बाद 1565 में इस राज्य का भारी पराजय हुआ। जो तालीकोटा का युद्ध हम पढ़ते हैं, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, वास्तव में एक ऐसा युद्ध था जो विजयनगर के लिए एक तबाही लेकर आया था। जो नगर काफ़ी 310 वर्षों से काफ़ी फला फूला था, एक अहम राज्य था, शक्तिशाली राज्य था, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो 1565 में टूट गई। यानी जो तालीकोटा का युद्ध होता है उसमें भारी पराजय के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और राजधानी विजयनगर को जला दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ वर्षों तक विजयनगर जो है वो शासन चलता रहा वहाँ पर। और राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक में हमें हम्पी शहर में मिल जाएंगे, जिसे आज विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और पुरातात्विक खोज में यहाँ पर कई धन संपदा होने के बारे में पता चलता है। कई सारे अवशेष मिले हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कोई राज्य रहा था। अब जानते हैं कि विजयनगर की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसी। तो इस साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में कई सारी कथाएं हैं और ख़ास तौर पर ये माना जाता है कि सबसे अधिक जो विश्वसनीय है वो इस बात पर निर्भर करता है कि संगम का जो पुत्र थे, जो हम भवन संगम पढ़ते हैं, भवन संगम के दो पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने हम्पी, जिसे हम वास्तव में जो आज हम्पी के बारे में हम पढ़ते हैं उसका पुराना नाम था हस्तिनावती। तो हस्तिनावती में राज्य की नींव डालते हैं ये दोनों भाई और विजयनगर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और ये अपने राज्य का नाम, माने जो विजयनगर राज्य पड़ा, ये इनके गुरु के नाम पर पड़ा था। और दक्षिण भारत में जैसे मुसलमानों का, एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि दक्षिण भारत में अगर दिल्ली सल्तनत का कोई राजा सबसे पहले आक्रमण किया है तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन मकसद था साउथ पर आक्रमण करने का, वो था धन संपदा को भारी मात्रा में लूटपाट करके दिल्ली पर लाना। लेकिन उसका साम्राज्य विस्तार करने का कोई उद्देश्य नहीं था। जब वो देवगिरी के राजा पर आक्रमण करता है तो उसका मकसद धन संपदा को लूटने था और वास्तव में धन संपदा लूटता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में अगर कोई शासक दक्षिण अभियान में गया और उसका मेन मकसद था विस्तार करना, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड था तो मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण के अभियान पर भेजता है। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि कंपाली करके एक साउथ में एक जगह है, एक राज्य था, काफ़ी फला फूला था, उस पर आक्रमण कर देता है। और कंपाली के दो राज्य के जो मंत्री होते हैं हरिहर बुक्का, उस समय हरिहर बुक्का जो है कंपाली के राज्यों में मंत्री के तौर पर काम करते थे। और इनको क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, बंदी बना करके दिल्ली ले आता है और जबरन इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता है, मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए कहता है। और बाद में हरिहर बुक्का क्या करते हैं कि मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं। फिर अब क्या होता है यहाँ पर कि जब ये इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण भारत में फिर से भेज दिया जाता है कि जाओ तुम मुसलमान के तौर पर, यानी कि इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आप वहाँ स्वतंत्र हो, राज्य कर सकते हो। लेकिन अब इनकी बाद में नज़र पड़ती है एक संत जिनका नाम होता है विद्यारण्य। और विद्यारण्य के प्रभाव में ये आकर उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के पुनः ये क्या करते हैं कि हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर ही इन्होंने भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं।
अब यहाँ जानते हैं साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो विजयनगर की स्थापना के साथ ही हरिहर और बुक्का के सामने कई सारी कठिनाइयाँ आई। सबसे बड़ा कारण ये था कि वरंगल का जो शासक था कपाया नायक और उसका जो मित्र था प्रोलावेन और जो होयसल वंश के प्रतापी शासक थे वीरभल्लाव तृतीय, इनके प्रमुख विरोधी थे। इन तीनों इनके प्रमुख विरोधी थे। और देवगिरी का जो सूबेदार था कुतलुक खां, वो भी विजयनगर को नष्ट करने के लिए अतारू था, है ना। हरिहर ने सर्वप्रथम बदामी, उदयगिरी और गोटी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। यानी वो चाहता था कि अगर मैं साम्राज्य विस्तार करूंगा तो मेरे धीरे धीरे दुश्मन भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके आसपास के जो इलाका के जो राज्य थे वो इनसे नफरत करते थे, बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। इसलिए हरिहर ने क्या किया कि बदामी, उदयगिरी और गोटी के दुर्गों को सुदृढ़ कर लिया, काफ़ी शक्तिशाली बना लिया। और उसने अपने शासनकाल के दौरान कृषि को भी उन्नति पर ध्यान दिया था, क्योंकि मेन था कृषि। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए अगर वहाँ पर अनाज होगा तो उसकी डेवलप्ड होने के चांस कई सारे बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सेम यही करता हरिहर। हरिहर कृषि पर ध्यान देता है, जिससे उसके साम्राज्य की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। और होयसल सम्राट इसी बीच क्या करता है कि मदुरा अभियान के लिए जाता है। और इस अवसर का लाभ उठाकर हरिहर ने होयसल पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि होयसल का जो प्रतापी शासक था वो वीरभल्लव था। और वीरभल्लव क्या करता है कि मदुरा पर आक्रमण करने के लिए जाता है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि मदुरा का जो सुल्तान होता है वो 1342 में वीरभल्लव को मौत के घाट उतार देता है। और जिससे बल्लव के पुत्र और जो होते वो भी क्या होते हैं, वो उतने अयोग्यकारी नहीं थे, माने योग्यकारी नहीं थे, जो कि उत्तराधिकारी के पद पर होयसल के राजगद्दी पर बैठे। तो अब यहाँ पर मौका मिल जाता है किसको, हरिहर का अब यहाँ पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाता है। क्योंकि हरिहर के विरोधों में, हरिहर का दुश्मनों में वीर भल्लव का नाम सबसे आगे था। और जब ये मदुरा विजय पर जाता है और वहाँ पर सुल्तान द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पर हरिहर का जो रास्ता होता है वो साफ तौर पर क्लियर हो जाता है। अब यहाँ साम्राज्य विस्तार काफ़ी मात्रा में करता है और मालाबार तट, कोंकण तट अपने राज्य का विस्तार करता है पूरा। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे अहम वंश के बारे में। सबसे पहला वंश जिसका नाम है संगम वंश। ये संगम वंश के प्रमुख राजा हैं हरिहर राय, बुक्का राय, हरिहर राय तृतीय, विरूपाक्ष राय, बुक्का राय, देवराय प्रथम, रामचंद्र राय, वीर विजय बुक्का राय, देव राय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपाक्ष राय और पौंड राय। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हरिहर प्रथम के बारे में। हरिहर प्रथम जो थे वो 1336 से 1356 तक शासन किया और इनको हक और वीर हरिहर प्रथम भी कहा जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। और एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो भवन संगम थे, भवन संगम के दो पुत्र थे। एक हरिहर, बड़े बेटे का नाम हरिहर था, छोटे बेटे का नाम था बुक्का था। तो बड़े बेटे पहले विजयनगर की गद्दी पर बैठते हैं और विजयनगर पर राज्य करने वाले 4 वंशों में यह प्रथम वंश था। और सत्ता में आने के तुरंत बाद इन्होंने वर्तमान कर्नाटक के पश्चिमी किनारे पर वरकुरु में एक किले का निर्माण करवाया था। और शिलालेख से यह पता चलता है कि 1339 में ये अनंतपुर जिले के गुट्टी में स्थित अपने मुख्यालय से वर्तमान कर्नाटक के उत्तरी भागों का प्रशासन किया करते थे। इसका मेन कारण ये था क्योंकि उनके आसपास के जो इलाका के राज्य थे वो इनके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे हरिहर बुक्का के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि अनंतपुर में एक किले का निर्माण करवाया और वहाँ पर मुख्यालय के तौर पर वहाँ काम किया, प्रशासन किया। और प्रारंभ में इनका जो नियंत्रण था वो होयसल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर था। और सन 1343 में होयसर जब वीरभल्लव तृतीय की मृत्यु हो जाती है, मदुरा के सुल्तान द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो हरिहर क्या करता है कि अपने राज्य का विस्तार भारी मात्रा में कर लेता है। और इनके काल में कन्नड़ शिलालेखों में इसका उल्लेख कर्नाटक विद्याविलास यानी महान ज्ञान और कौशल के स्वामी कहा गया है। भाषे गेत पब वरियागंदा कहा गया है, यानी वचन का पालन न करने वालों को दंड देने वाला। ये कहा गया है किसको, हरिहर को कहा गया। आर्या विदव कहा गया, यानी शत्रु राजाओं के लिए अग्नि के समान। इन तीनों बात कही गई हैं हरिहर के बारे में। और उनके भाइयों में से कंपन नेल्लूर क्षेत्र का, मुदप्पा जो था मूल बगालू क्षेत्र का, और मरप्पा चंद्रगोटी क्षेत्र का प्रशासन नियुक्त किए गए। और बुक्का राय इनके उप सेनापति थे जो आगे चलकर संगम वंश के आगे शासक बनते हैं।
इनके प्रारंभिक सैन्य अभियानों की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा नदी की घाटी पर इनका नियंत्रण स्थापित हो चुका था और क्रमशः कोंकण और मालाबार तट पर कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने विस्तार कर चुका था। उस समय तक होयसलों ने अपने अंतिम शासक बीरबल्लाव तृतीय को खो दिया था और जिसकी मृत्यु मदुरा के सुल्तान द्वारा कर दी जाती है 1342 में। अब पूरा होयसल प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से इनके शासन में आ गया था। श्रृंगेरी मठ को दिए गए अनुदान से संबंधित है कि 1346 में एक शिलालेख में हरिहर प्रथम का जो उल्लेख है वो इस बात पर निर्भर करता है, इनको ये कहा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच स्थित संपूर्ण देश का शासक बताया गया है इनको, है ना। इनकी राजधानी का वर्णन शिलालेख में विद्यानगर यानी विद्या की नगरी के रूप में किया गया है। हरिहर प्रथम को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और सुव्यवस्थित शासन का श्रेय दिया जाता है। इससे इनकी प्रजा को शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त हुई। अब बात करते हैं बुक्का प्रथम के बारे में। बुक्का प्रथम जो थे वो भवन संगम के छोटे बेटे थे। एक्चुअली में भवन संगम के 5 बेटे थे। उन 5 बेटों में से 2 बेटों का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, सबसे बड़े बेटे हरिहर और बुक्का का, है ना। तो संगम राजवंश में जन्मे बुक्का 1357 से 1377 लगभग 20 वर्ष। वैसे ही इनके जो बड़े भाई थे इन्होंने भी शासन किया था 1336 से 1356 तक, है ना। और ये 1357 से 1377 ये भी 20 साल तक शासन करते हैं और बुक्का राय प्रथम के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इनके शासनकाल के दौरान एक तेलुगु कवि थे जिनका नाम था नाचन सोमा। तो नाचन सोमा को संरक्षण प्रदान किया था और 14वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक बुक्का तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता हरिहर का नाम इतिहास में विख्यात है। संगम नामक व्यक्ति के, जैसा कि मैंने बताया कि उनके 5 बेटे थे जिनमें से 2 का उल्लेख काफ़ी मात्रा में मिलता है। भारत से आक्रमणकाली मुसलमान सेना ने बरंगल पर चढ़ाई की, अतः दोनों भ्राता हरिहर और बुक्का कामपीली चले गए और 1327 में बुक्का बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिए गए। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद दिल्ली सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया था, लेकिन बाद में विद्यारण्य संत से शिक्षा दीक्षा लेकर उनके प्रभाव में आकर इन्होंने पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था और विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगर मैं ये बात करूं कि संगम वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन था तो बुक्का राय ही थे, क्योंकि जितना राज्य विस्तार हरिहर ने किया था उनसे कई गुना ज़्यादा बुक्का राय ने अपने राज्य का विस्तार किया था। क्योंकि इनका 21 वर्षीय शासनकाल के दौरान इन्होंने कई जगहों पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले 1360 में इन्होंने ऑर्केड के शंभुवराय के राज्य कोदाबिंदु के रेड्डियों को पराजित किया था। और सबसे अहम बात, अच्छा, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था गंगाबिका। गंगाबिका के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। मधुरा विजयम से जानकारी मिलती है कि बुक्का ने 1371 में मदुरा के सुल्तान, ये मदुरा का सुल्तान वही है जिसने किसको पराजित किया था, होयसल वंश के प्रतापी शासक बल्लव को पराजित किया था। तो ये बुक्का क्या करते हैं कि 1371 में मदुरा के सुल्तान को पराजित करते हैं और उसे अपने राज्य में मिला लेते हैं और अपने राज्य का विस्तार दक्षिण में रामेश्वरम तक कर लेते हैं। और इसके बारे में इसकी तारीफ की गई है उनकी पत्नी गंगाबिका के लिखित ग्रंथ मधुरा विजयम में। और 1374 में उन्होंने बहमनी सेना को हराकर तुंगभद्रा कृष्णा दोआब पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने राज्य विस्तार के दौरान गोवा, उड़ीसा के राज्य पर भी अधिकार कर लिया। और बुक्का ने सीलोन, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं आज की डेट में, तो सीलोन में एक राज्य था जाफना, उस राज्य पर आक्रमण करते हैं और मालाबार के जेमोरिन को भी परास्त कर देते हैं। ये जेमोरिन वही है जिसने पुर्तगालियों का स्वागत किया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अपने शासनकाल के दौरान बुक्का का बहमनी सुल्तानों के साथ संघर्ष रहा, यानी बहमनियों का तो विजयनगर से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी थी और ये शुरू से लेकर के अंत तक चलती है। और पहला युद्ध जो होता है मोहम्मद शाह प्रथम और दूसरा मुजाहिद के साथ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि बुक्का ने अपने शासनकाल के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल को चीन में भेजा था। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। अब बुक्का की मृत्यु 1380 में हो जाती है। अब इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं हरिहर तृतीय। और उल्लेखनीय है कि बुक्का राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो नदी के दक्षिणी भाग में विजयनगर में स्थापित की गई, जो कि पुरानी राजधानी
अनेंगोदी की तुलना में अधिक सुरक्षित और रचनात्मक थी। और युद्धों तथा आंतरिक संघर्षों के बावजूद बुक्का राय ने नगर के आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करने में सफलता पाई। एक कुशाग्र बुद्धि का एक अच्छा शासक था और कई सारे राज्य का विस्तार किया इन्होंने और अपने राज्य में मिला लिया। उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण साहित्य कृतियाँ भी रचित की गई और विद्यारण्य सायन्य जैसे इनके दरबारी कवि माने जाते हैं। विद्यारण्य तो उनके गुरु माने जाते हैं। तो उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में दर्जनों विद्वान इनके शासनकाल के दौरान में राजकवि रहते थे और वेदों और ब्राह्मणों अरण्यकोपसायन ने भाष्य का लेखन बुक्का के प्रसार यानी उनके आश्रम में किया था। अब बात करते हैं बुक्का राय द्वितीय के बारे में, जो अगले शासक बनते हैं। तो 1405 से 1406 विजयनगर साम्राज्य का संगम वंशी सम्राट थे, है ना। और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो थे बुक्का राय द्वितीय विरूपाक्ष का भाई था और जब विरूपाक्ष सिंहासन पर बैठा था तो ये उनकी हत्या कर देता है, लेकिन बाद में फिर बुक्का राय द्वितीय को पदच्युत करके देवराय प्रथम गद्दी हथिया लेता है। अब यहाँ बात करते हैं देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1424 से 1446 और संगम राजवंश से विजयनगर सम्राट माने जाते हैं और देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कृष्ण देव राय के पूर्वगामी कहे जाते हैं। संभवतः संगम राजवंश के महानतम सम्राट थे और कुछ समकालीन प्रसिद्ध कन्नड़ और तेलुगु कवियों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें लकन्ना दंडेसा हैं, चमासा हैं, चक्कनायु, कुमार व्यास जैसे कन्नड़ कवि और श्रीनाथ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रीनाथ जी के बारे में एक बात कही जाती है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में जितने भी राजकवि थे उनमें सबसे अहम योगदान, सबसे उच्च पद जो था वो श्रीनाथ का था। श्रीनाथ जो थे वो दरबारी कवि राजमंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, यानी वो ऐसे थे कि राजा के साथ चल फिर सकते थे, स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, क्योंकि राजा जो थे वो स्वयं विद्वान थे और उन्होंने कन्नड़ में शोभागिनी, सोने तथा संस्कृत में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का लेखन किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का लेखन किसने किया है, तो सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र का लेखन किया है देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय को गजवेटर कहा जाता है। गजवेटर का मतलब होता है कि जो हाथियों का शिकार करता है ना। अब बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में। तो विरूपाक्ष द्वितीय एक अयोग्य शासक था। उसके शासनकाल में उड़ीसा के जो शासक थे कपिलेश्वर गजपति ने विजयनगर के अनेक तटवर्ती प्रदेशों पर अपना कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब पौंड राय के बारे में बात करते हैं। संगम वंश के अंतिम शासक थे। तो ये जो था हमारा ये पूरा संगम वंश था। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, सालू वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सालू वंश के बारे में सभी जानकारी सभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि सालू वंश के इतिहास के बारे में, है ना। सालू राजवंश जो है वो दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वंश था। पहले में संगम वंश था, दूसरा सालू वंश। ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 1485 से 1505 तक। इसमें 3 शासक हुए, जिसमें नरसिम्हा राय थे, है ना, जो कि संस्थापक माने जाते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सालुब नरसिम्हा देव राय के बारे में। सालुब नरसिम्हा देव राय जो थे वो सालू वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 1485 से 1451 इसका टाइम पीरियड था। और इन्होंने क्या किया था कि माधव संत शिव प्रदय के संरक्षक के रूप में उन्होंने संस्कृत कार्य राम भूयोदम को उकसाया, है ना। और 1452 में सालुबा नरसिंह देव राय को मल्लिकार्जुन राय के शासनकाल के दौरान चंद्रगिरी के मंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई। तो ये एग्जाम में आता है कि चंद्रगिरी के मंडलेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी, तो जो सालू वंश के जो संस्थापक थे नरसिम्हा राव ने धारण की थी। अब ये सालू वंश की नींव तो ये जानते हैं कि जब विरूपाक्ष राय द्वितीय था उस समय गद्दी पर, जब उड़ीसा के कपिलेश्वर ने आक्रमण किया था, तो इनके निधन के बाद विजयनगर के नए सम्राट के रूप में प्रोदा देव राय की शुरुआत के बाद क्षेत्र में अराजकता फैल गई, काफ़ी मात्रा में विरोध होने लगा। तो उस दौरान क्या होता है कि सालुबा नरसिंह के शासन की शुरुआत करके भाग गया, कौन, प्रोदा देव। तो इस प्रकार आगे चलकर सालुबा नरसिंह देव राय सालू वंश की नींव रखते हैं। नूनीज के लेखन में एक बात कहा गया है कि ग्राफिक नायक प्रदान करता है कि नारायण विजयनगर गए और इसे पूरी तरह से अनियंत्रित पाया, यहाँ तक कि हरम तक भी,
क्योंकि संगम वंश के पतन के पश्चात यहाँ पर कई सारे विद्रोहियों ने आक्रमण किया था। उसका मेन कारण ये है कि जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है तो विजयनगर तो उसमें पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो सेम ऐसा ही होता है संगम वंश के पतन के पश्चात। संगम वंश के पतन के पश्चात आसपास के जो राजा थे उन्होंने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लूटपाट की और कई सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया, और बाद में आगे चलकर यहाँ पर सालू नरसिंह देव राय अपने शासन को स्थापित करते हैं, जिसे सालू वंश के संस्थापक माने जाते हैं। राजा के रूप में सालूबा नरसिम्हा के साम्राज्य को विकसित करने की कोशिश की उन्होंने, और विद्रोही सरदारों से होने वाली कठिनाइयों को उन्होंने लगातार सामना भी किया। 1491 तक वह उदयगिरी को गजपति कपिलेंद्र को हरा दिए, ये है ना। और जबकि मैसूर क्षेत्र में उमुट्टूर के प्रमुख हड़ावल्ली के सलूबास और करकाला के तटीय कर्नाटक क्षेत्र के श्रीरंगपन्नन और कुड़प्पा के पेनारी पडु के संबेटस आदि जितने भी राज्य थे ये इनके लिए खतरे बन गए थे। और इन्होंने क्या किया कि 1489 में उदयगिरी पर गजपतियों के साथ सालूबा नरसिम्हा राव का युद्ध हुआ और एक विनाशकारी साबित हुआ, जब उन्हें जेल ले जाया गया और बाद में किले और आसपास के क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। और हालांकि बाद में मंगलौर, भटकल, होन्नावर और पखनूर के कन्नाड़ देश में पश्चिमी बंदरगाहों को जीतने में सफल रहे ये नरसिम्हा राय, और इस सफलता ने उन्हें अरबों के साथ तेज़ी से घोड़ों पर व्यापार करने में सक्षम बनाया, और उन्होंने अपनी घुड़सवारी सेना और सेना को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। तो ये बात थी नरसिम्हा राय के बारे में। अब आगे जानते हैं थिम्बा भूपा के बारे में। एक्चुअली में जो थिम्बा भूपा थे वो नरसिम्हा राव के बड़े बेटे थे। नरसिम्हा राव के 2 बेटे थे, जिसमें थिम्बा भूपा जो है आगे चलकर सालू वंश के अगले शासक बनते हैं। लेकिन बात ये थी कि नरसिम्हा राव की मृत्यु के पश्चात यहाँ क्या होता है कि राजनीति उथल पुथल होने लगती है, जिसके कारण इनके सेना में कमांडर ने नरसिम्हा राव के जो बेटा था थिम्बा भूपा, जो कि गद्दी पर बैठा था, उसकी हत्या कर देता हो कमांडर। और बाद में फिर आगे चलकर इनके जो छोटे भाई होते हैं, थिम्बा भूपा के छोटे भाई नरसिंह राय तृतीय, आगे चलकर सिंहासन पर बैठे। अब बात करते हैं नरसिंह राय तृतीय के बारे में। नरसिंह राय तृतीय जो थे वो सालूबा नरसिम्हा देव राय के दूसरे पुत्र थे और थिम्बा भूपा के छोटे भाई थे, है ना। और थिम्बा भूपा की जब हत्या कर दी जाती है, इनके भाई की हत्या कर दी जाती है, तो नरसिंह राय तृतीय आगे चलकर गद्दी पर बैठते हैं, है ना। अब 1505 में जब नरसिंह राय की पेमकुंडा में हत्या कर दी जाती है, तब यहाँ से एंट्री होती किसकी? तुलुप वंश की। तो ये पूरा था सालू वंश के बारे में। 3 राजा हुए, खास तौर पर इनके जो संस्थापक की बात करें तो नरसिम्हा राव, फिर उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम थिम्बा भूपा था और छोटे बेटे का नाम था नरसिंह राय तृतीय। तो आज हमने विजयनगर के 2 अहम राज्यों के बारे में पढ़ा, संगम वंश और सालू वंश। तो कैसा लगा सेशन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।